गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पहला पार्ट तो हमने कार्बोहाइड्रेट देख लिया था और अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलें। सेकंड होगा हमारा प्रोटीन, आहार एवं पोषण का सेकंड यूनिट जो हमारा था प्रोटीन था। लक्ष्य फाउंडेशन बैच या स्वतंत्रता बैच, इसमें नवरात्रि स्पेशल ऑफर है। इसमें स्वतंत्रता बैच पर 501 रुपए की छूट है, लक्ष्य फाउंडेशन पर 1001 की छूट है। और यहाँ पे भी स्वतंत्रता बैच पर 501 की छूट है, डिस्काउंट। सभी कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। आज जो हमारा टॉपिक था, पहले हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में देख लिया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, किस प्रकृति का है, कैसे हमारे शरीर में उसका प्रयोग किया जाता है, उसे किस प्रकार की बीमारी होती है और उसके क्या क्या कार्य होते हैं, और उसको कितने भागों में बांटा गया था, उसके वर्गीकरण क्या आते हैं। जो हमारे तीन प्रकार थे हमने उसको भी देख लिया था। सेकंड हम जो देख रहे थे प्रोटीन की बात कर रहे थे। सेकंड हमारा यूनिट प्रोटीन। यह भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। प्रोटीन के बिना हमारी जो बॉडी है तो उसमें क्या क्या सेल्स का निर्माण नहीं होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोटीन शब्द लिया कहाँ से गया है। तो प्रोटीन शब्द हमारा ग्रीक भाषा के प्रोटियाज से लिया गया है। प्रोटीन शब्द हमारा ग्रीक भाषा के, किसके? ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा के प्रोटियाज से, प्रोटियाज से, प्रोटियाज से लिया गया है। प्रोटीन शब्द हमारा। गुड इवनिंग प्रियंका जी। अभी वाइस जा रही होगी। अभी तो खोजा था वर्जीनियस ने, और नाम रखा था मुल्डर ने। प्रोटीन के बारे में अभी वाइस क्लियर है?
चलिए इतना हमने देखा, फिर हम देख बस अब फिर बिल्कुल बेटा। इसके आगे बात करते हैं। प्रोटीन की हमारी सबसे छोटी इकाई अमीनो एसिड होती है। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो एसिड। और प्रोटीन की जो हमारी प्रकृति होती है वह उभयधर्मी होती है। प्रोटीन की प्रकृति, प्रोटीन की प्रकृति उभयधर्मी होती है। उभयधर्मी क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो प्रोटीन होता है यह अम्ल व क्षार से मिलकर बना होता है। उभयधर्मी, इस उभयधर्मी का अर्थ है मतलब यहाँ पे अम्ल प्लस क्षार से मिलकर प्रोटीन बनती है। हमने इसकी प्रकृति देखी। गुड इवनिंग सोनी जी। इसके बाद हमें से देखिए हमें किस किस जगह से प्रोटीन प्राप्त होता है। तो प्रोटीन प्राप्त होता है पहला है हमारा वनस्पति जगत से। कहाँ से? वनस्पति जगत से। और दूसरा हमारा जानतो जगत से। जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट केवल हमें वनस्पति जगत से प्राप्त हो रहा था, लेकिन प्रोटीन की प्राप्ति हमें वनस्पति जगत और जानतो जगत दोनों जगत से प्राप्त होता है। प्रोटीन हमारा अम्ल प्लस क्षार, हाँ बिल्कुल। अब हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोटीन का संगठन है, तो प्रोटीन किन किन चीजों से मिलकर के बना है।
तो यह हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और अन्य क्या कहते खनिज लवण से मिलकर के बना है। बिल्कुल मधु जी, संगठन हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इसमें कुछ मात्रा सल्फर की भी होती है, अन्य खनिज लवण। जिसमें हमारा सबसे अधिक मात्रा कार्बन का 50% होता है। कितना होता है? 50% हमारा कार्बन का होता है। सेकंड जो हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, हमारा 7%, ऑक्सीजन हमारा 32%। हाइड्रोजन 7%, ऑक्सीजन हमारा 32%। कहीं कहीं नाइट्रोजन हमें 14% देखने को मिलता है और कहीं कहीं हमें 16% देखने को मिलता है। कहीं कहीं हमें सीधा 16% देखने को मिलता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सल्फर हमारे इसमें कुछ मात्रा में मौजूद रहता है, कहते हैं बिल्कुल बहुत ही कुछ मात्रा में, जितना बस थोड़ा बहुत, जैसे कि 3% बोल सकते हैं, अल्प। और अन्य पोषक जो हमारे अन्य खनिज लवण है जैसे कि फास्फोरस हो गया, तो ये सारे थोड़े थोड़े कुछ पॉइंट के अकॉर्डिंग इसमें मौजूद होते हैं। तो इससे हमारा पूरा प्रोटीन का संगठन होता है CHONS। अब इसी की बात है, ये जो हमारा कार्बन है, प्रोटीन हमारा क्या कहते हैं, प्रोटीन में हमारा कार्बन 50% पाया जाता है, तो प्रोटीन को हम कार्बनिक नाम से भी जानते हैं। कार्बन की उपस्थिति के कारण इसे कार्बनिक तत्व भी कहते हैं। नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है, तो प्रोटीन को ही हम नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं। किसको? प्रोटीन को। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं। तो प्रोटीन के हमने दो नाम देखे, हमने ये देखा इसे कार्बनिक तत्व के नाम से जान रहे थे, दूसरा हम इसे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ के नाम से, तत्व के नाम से भी जान रहे थे। संगठन हमारा इन चीजों से क्या मिलकर प्रोटीन का हमारा संगठन हो। सबसे पहले हमें इसमें सीधा सा पूछता है कि नाइट्रोजन हमारा कितना परसेंट प्रोटीन में पाया जाता है, 16 दे देगा, कहीं 14.20 देगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, और सल्फर बहुत ही संभावना हो सकती है कि ये पूछा जा सके कि प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है कि नहीं। अभी तक हमारा नाइट्रोजन पूछा जा रहा था, तो हमने क्या देखा, नाइट्रोजन युक्त, हाँ बिल्कुल सोनी नाइट्रोजन युक्त है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे शरीर में, कि हमारे शरीर का कुल वजन, शरीर के कुल, वाइस आ रही है, हाँ, शरीर के कुल वजन का तो देखते 1/3 भाग मांसपेशियों में, किसमें 1/3 भाग हमारा शरीर का मांसपेशियों में पाया जाता है। और सेकंड जो हमारा होता है 1/5 भाग अस्थियों एवं दांतों में पाया जाता है। 1/5 भाग अस्थियों एवं दांतों में, और हमारा प्रोटीन का 1/10 भाग कहाँ पाया जाता है? त्वचा में पाया जाता है। 1/10 भाग त्वचा में पाया जाता है। तो शरीर के कुल वजन का, इसके शरीर के कुल वजन का प्रोटीन जो 1/3 भाग मांसपेशियां, 1/5 भाग अस्थियां एवं दांतों में, और 1/10 भाग त्वचा में पाया जाता है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि प्रोटीन की हमारी जो होती है संरचनात्मक एवं तथा कार्यात्मक इकाई, प्रोटीन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई अल्फा अमीनो एसिड है। अल्फा
अमीनो अम्ल है। ये सबसे छोटी इकाई भी थी। किसकी? प्रोटीन की। जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट का सबसे क्या कहते हैं, सरलतम रूप ग्लूकोज को माना जा रहा था, उसकी छोटी के मोनोसैकेराइड्स या ग्लूकोज को माना जाता है। वैसे ही हमारी प्रोटीन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है अल्फा अमीनो अम्ल, और यह आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। अल्फा अमीनो अम्ल प्लस, हाँ, 1/3 भाग मांसपेशियों में, 1 बटा हमारा 10 भाग त्वचा में, और 1 बटा हमारा 5 भाग अस्थियों में। बिल्कुल। प्लस अल्फा अमीनो अम्ल। जोड़, आपस में कैसे जुड़ते हैं या बंध? पेप्टाइड, पेप्टॉइड बंध के द्वारा। किसके द्वारा? पेप्टॉइड बंध के द्वारा। हमारा अल्फा अमीनो और जो हमारी प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती, ये दोनों आपस में किसके द्वारा जुड़ रहे हैं? पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ रहे हैं। जैसे हमारा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज किसके द्वारा जुड़ रहा था? तो पेप्सोनिक के ग्लाइसोसोनिक बंध द्वारा जोड़ा। तो इसी प्रकार हमारा अमीनो अम्ल जो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है, दोनों आपस में अल्फा अमीनो अम्ल प्लस अल्फा अमीनो अम्ल किसके द्वारा जुड़ते हैं? पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं। अब हम इसके बाद इसमें देखते हैं अमीनो अम्ल के प्रकार की बात करते हैं। इसके अमीनो अम्ल के प्रकार की। अमीनो अम्ल के प्रकार की। तो हमारा अल्फा अमीनो अम्ल दो प्रकार का होता है। पहला हमारा जो होता है आवश्यक होता है, आवश्यक अल्फा अमीनो अम्ल, और दूसरा हमारा होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो कितने भागों में? दो भागों में इसको बांट रहे थे। पहला हमारा होता है आवश्यक और दूसरा हमारा होता है अनावश्यक। आवश्यक अमीनो अम्ल और सेकंड हमारा होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल। अनावश्यक अमीनो अम्ल के प्रकार, यहाँ पे हम इस दो भागों में हमने इनको क्या किया? डिवाइड किया। वैसे अगर प्रकृति जगत की बात करते हैं तो कुछ 300 के आसपास हमारे अमीनो अम्ल यहाँ पे प्रकृति में पाए जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर केवल दो के बारे में देखना है। हाँ, बिल्कुल। पहला हमारा आवश्यक अमीनो अम्ल, दूसरा हमारा अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो ये हमारे जो आवश्यक होते हैं वो 10 होते हैं, और जो हमारे अनावश्यक होते हैं वो भी क्या होते हैं? 10 होते हैं। जो हमारे आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं इनका हमारे शरीर में क्या होता है? निर्माण नहीं होता। इन्हें हमें बाहरी भोज्य पदार्थों से प्राप्त करना होता है। और जो हमारे अनावश्यक होते हैं इनका निर्माण हमारे शरीर में होता है। तो आवश्यक अमीनो अम्ल हमारे 10 होते हैं। इसमें हम पहले देखते हैं आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। सेकंड है ल्यूसिन। थर्ड है लाइसिन। फोर्थ है वेलिन। फिफ्थ है फेलिन एलानिन। सिक्स है हिस्टिडिन।
7th है आर्जिनिन, 8th है मिथ्योनाइन, मिथ्योनाइन, 9 है थ्रियोनाइन, 10 है ट्रिप्टोफॉन, ट्रिप्टोफॉन। यह हमारे जो 10 हैं आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। हाँ 10 टोटल 20 होता है, क्योंकि 10 आवश्यक हो जाए 10 अनावश्यक हो जाए, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो हमने जो इसमें देखा जो हमारे शरीर में जिनका निर्माण नहीं हो रहा था वो हमारे 10 से आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, वेलिन, फेलिन, एलानिन, हिस्टिडिन, आर्जिनिन, मिथ्योनाइन, थ्रियोनाइन और ट्रिप्टोफॉन। अब जो हमारे 10 हैं ये इनका भी क्या होता है, इनका हमारे शरीर में निर्माण होता है। इसमें हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो हमारा हिस्टिडिन होता है, हमारा हिस्टिडिन और आर्जिनिन, आगे चलते हैं इसमें। हिस्टिडिन और आर्जिनिन अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल माने जाते हैं। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल माने जाते हैं। हिस्टिडिन नवजात शिशु के लिए, हिस्टिडिन नवजात शिशु के लिए आवश्यक होता है। आवश्यक होता है। आर्जिनिन हमारा वयस्क और किशोरों के लिए आवश्यक होता है। आर्जिनिन वयस्क और किशोरों के लिए आवश्यक होता है। आवश्यक होता है। इसमें जो कुछ हमारे आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, दाल में या चावल में, मक्के में क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। लाइसिन और थ्रियोनाइन और थ्रियोनाइन भाई सारी है। गेहूं और चावल में अनुपस्थित होता है। गेहूं और चावल में लाइसिन और थ्रियोनाइन। मिथियो और ट्रिप्टोफॉन मिथ्रियो और ट्रिप्टोफॉन यह हमारा दाल में अनुपस्थित होता है। किसमें, दाल में अनुपस्थित होता है।
इसमें एक हमारा जो ट्रिप्टोफॉन होता है, ट्रिप्टोफॉन ये हमारे मक्का में भी अनुपस्थित होता है। ट्रिप्टोफॉन मक्के में अनुपस्थित रहता है। इतनी बातें तो हमने आवश्यक अमीनो अम्ल के बारे में देखी कि कुछ हमारे आवश्यक अमीनो अम्लों को अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल भी कहा जाता है, जिसमें हमारे हिस्टीडीन और आर्जिनिन आते हैं। फिर हमने इसके अंतर्गत देखी लाइसिन और हमारा थ्रियोनाइन गेहूं और चावल में अनुपस्थित होता है। चावल में क्या होता है, अनुपस्थित रहता है। इसके बाद हमने देखा जो हमारा दाल में है, दाल में जो हमारे दो आवश्यक अमीनो अम्ल अनुपस्थित रहते हैं वो हमारा मिथ्रियोनाइन और ट्रिप्टोफॉन। और ट्रिप्टोफॉन हमारा क्या, मक्के में भी अनुपस्थित रहता है। तो ये हमने जितनी बातें थी आवश्यक अमीनो अम्ल के बारे में देखा और इसको हमने जाना। अब हम बात करते हैं अनावत हाँ थियोनाइन एंड मिथ्योनाइन। अनावश्यक अमीनो अम्ल की बात करते हैं। ये भी हमारे 10 होते हैं। तो पहला जो हमारा होता है, बिल्कुल बेटा, दाल में लाइसिन भी होता है और इसके साथ ही आपका दाल में जो आपको भी बताया वो भी होता है। एलानिन, एस्पार्टेन, फर्स्ट हमारा एलानिन, सेकेंड हमारा एस्पार्टेन हैं, ठीक, ग्लूटामाइन, फोर्थ हमारा ग्लाइसिन, फिफ्थ हमारा सेरिन, सेरिन और सिक्स हमारा टायरोसिन और ग्लूटेनिन। एट्थ हमारा ग्लूटेनिन हो गया। एट्थ हमारा होगा सिस्टीन प्रोलिन। और लास्ट हमारा 10 होगा स्टेरिजिन। ये जो हमारे 10 हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं। और आ जाने किसे, बिल्कुल सही है। चलिए, हमने इसके अंतर्गत 10 हमारे आवश्यक देखे, 10 हमारे अनावश्यक देखे। टोटल हमारे 20 हो रहे थे। इसमें हमारा एलानिन हो गया, स्पर्टेन हो गया, ग्लूटामाइन हो गया, ग्लियासिन हो गया, सेरिन हो गया, टायरोसिन। अब यहाँ पे हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं,
एलानिन, एस्पार्टेन, ग्लूटामाइन, ग्लियासिन, सेरिन, टायरोसिन, ग्लूटेनिन, प्रोलिन, सिस्टीन और स्टेरिजिन। इसमें हम देखिए 2A, 3Z और 3 हमारे S। अगर हम इसे शॉर्ट करना होता है AA प्लस 3G 1 2 3 प्लस 2 3S 3G 3S प्रोटीन, और ये हमारा क्या हो जाता है, टैरोसिन हो जाता है। इसे हमें याद करने का एक शॉर्ट तरीका होता है, इसे हम क्या करते हैं, याद कर सकते हैं, आसानी से वो याद रहता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोटीन के वर्गीकरण की। तो इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है गुणों के आधार पे, सेकंड है प्राप्ति के आधार पे, थर्ड है संरचना के आधार पे। गुणों के आधार पे भी हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। पहला है, इसमें हमारा पहला पूर्ण होगा, फिर हमारा अपूर्ण होगा और आंशिक होगा। पूर्ण प्रोटीन, सेकंड है अपूर्ण प्रोटीन, थर्ड है आंशिक प्रोटीन। प्रोटीन के आधार पे 2 भागों में बांटा गया। पहला है वनस्पति जगत से, दूसरा है जांतव जगत से। संरचना के आधार पे 3 भागों में बांटा गया। सरल प्रोटीन, सेकंड है संयुक्त प्रोटीन, और थर्ड है व्युत्पन्न प्रोटीन। हमने प्रोटीन का वर्गीकरण देखा, हमने इसे 3 भागों में डिवाइड किया, जिसमें हमारा स्रोत के आधार पे, प्राप्ति के आधार पे वनस्पति जगत से और क्या कहते हैं प्राणी जगत से। फिर वहां पे हमने संरचना के आधार पे देखा सरल प्रोटीन, संयुग्मी और संयुक्त हो गया। संयुक्त या संयुग्मी भी इसे हम कह सकते हैं। अब इसके बारे में कल व्याख्या करेंगे।